हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेम आपकी हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। पूरा सिलेबस जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और इसकी प्लेलिस्ट जो है मैं आज ही बना दूंगी। तो हमारे चैप्टर 1 का जो नेम है वो है दिल्ली सल्तनत का उदय। तो यहाँ से देखिए आपके मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जो है मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुइज़ुद्दीन अर्थात मतलब मोहम्मद गोरी, जब उसकी मृत्यु हुई। मोहम्मद गोरी कौन था? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारे मध्यकालीन इतिहास की स्टार्टिंग होती है तो वो 712 ईस्वी से जो है स्टार्टिंग हो जाती है। अरबी जो है सबसे पहले हमारे भारत पर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले जो हमारे भारत में अरबी आया था वो था महमूद गजनवी, फिर आया था मोहम्मद गोरी। ठीक है। और जो ये मोहम्मद गोरी है तो ये थे इसके जो अब मैं आपको आगे नाम बताऊंगी, यलदोज, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके जो क्या थे, इसके दास थे। ठीक है। इन दासों ने ही मिलकर जो है अपनी एक कहानी बनाई। दिल्ली सल्तनत का जो है उदय किया। सबसे पहले किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यलदोज भी क्या था? इसका एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और इसकी जो है आज हम विशेषताएं भी पढ़ेंगे कि कैसे एक कुशल नायक था। ठीक है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कैसे इसने वैवाहिक संबंध अपने स्थापित किए और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है खिलजी वंश की जो है स्थापना हुई। ठीक है। तो आपको ये जो है सारा मैं आज थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है। और सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश आया। गुलाम वंश जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1290 का। ठीक है, 1290 का। और लास्ट शासक जो है कैकुबाद। चलिए अब हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। मोहम्मद गोरी की जैसे ही मृत्यु हुई, उसका जो भतीजा था, मैंने आपको बता दिया है मोहम्मद गोरी कौन था, उसका भतीजा जिसका नाम था ग्यासुद्दीन गोर, वो सुल्तान बना। ये बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था। कौन? ग्यासुद्दीन गोर। उसको इसमें इतनी पावर नहीं थी कि अगर सामने कोई विद्रोह आया है तो उसको दबा सके और उन आक्रमण जो कर रहे हैं बाहर से उनको वो रोक सके। तो ग्यासुद्दीन में इतनी क्षमता नहीं थी। तो इस तरह जो है जो राज्य इसने पनपा था तो बिल्कुल जो है इसका पतन शुरू हो चुका था मोहम्मद गोरी ने जो बनाया था। ठीक है। तो इस समय जो है ताजुद्दीन यलदोज आए थे। इन्होंने गजनी पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। गजनी ही इसका राज्य था मोहम्मद गोरी का। तो यहाँ साथ के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने आपको बताया कि ये भी इसका क्या था, दास था। इसने अपने आप को क्या कह दिया कि ये है दिल्ली का सुल्तान। यलदोज ने तो कह दिया ये था गजनी, पर इसने अधिकार कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मैं तो दिल्ली का सुल्तान हूँ। ठीक है। और ये कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था, मैंने आपको बता दिया है। इसने गुलाम वंश की स्थापना करी जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर जो है 1290 तक। ठीक है। एक लेखक है मिनहाज उज सिराज। ये बहुत ही मिनहाज उस सिराज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं ये। जब सुल्तान गाजी मोहम्मद साम यानी कि मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई थी तो सुल्तान मुइज़ुद्दीन के भतीजे सुल्तान गयासुद्दीन महमूद मोहम्मद साम ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छत्र दान करके सुल्तान बना दिया था। ठीक है। और उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली से लाहौर की ओर प्रस्थान किया और लाहौर के शासन पर ये आरूढ़ हो गया था। ठीक है। तो 1206 से लेकर जो टाइम पीरियड रहा है वो 1210 तक जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। 1210 में जो है ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है आराम शाह जो गद्दी पर बैठता है ये सिर्फ 1 साल के लिए बैठता है, बस मतलब थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि यह बस आराम ही फरमा रहा होता है, क्योंकि इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि ये जो है राज्य को संभाल सके। फिर इसके बाद अनेक अमीरों ने जो है स्वतंत्रता धारण कर ली थी। कुछ अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम है इल्तुतमिश। इसके पास जो है अमीरों ने कहा कि आप जो है सिंहासन को संभालिए। इसको इनविटेशन भेजा। तो 1211 में देखिए 1206 से लेकर 1210 तक का जो टाइम पीरियड था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर 1210 में जब इसकी ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो 1211 में
तक ये जो है आपका आराम शाह रहता है। अब 1211 में आराम शाह को कौन हराता है? 1211 में आराम शाह को हराता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, इसको हराया और इसको बंदी बना लिया और उसका फिर कत्ल कर दिया। ठीक, इसके बाद जब 1211 से लेकर 1236 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपके इल्तुतमिश का। ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए, ऐसे सीक्वेंस में आपको जो है याद रहना चाहिए। इसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है? इसके बाद रुकनुद्दीन या फिरोज़, फिर इसके बाद रज़िया बेगम। ठीक है, 1236 से 1240 तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये सब जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जब नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है बलबन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बलबन ने 1266 में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान क्या कर लिया? घोषित कर लिया और उससे आरंभिक तुर्कों में सबसे महान सुल्तान क्या है माना जाता है। ठीक है, और इससे 1266 से लेकर 1286 तक जो है लगभग 20 साल तक इसने जो है शासन किया है। उसने न केवल राजपथ प्रतिष्ठा की जो है पुनः स्थापना की, क्योंकि जो ये आपको दिख रहे हैं ना रज़िया के बाद, ये इतने योग्य नहीं थे, बलबन था। बलबन ने जो है दोबारा से वो सत्ता जो है संभाली थी। ठीक है, और मंगोलों का आक्रमण उस समय बहुत ज़्यादा होता था, तो मंगोलों के आक्रमण से हमारे भारत को जिसने सुरक्षित किया था वो था बलबन। ठीक है, और लेकिन बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा अयोग्य निकले। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके 1290 के बाद क्या हुआ। 1290 में बलबन के जो अंतिम उत्तराधिकारी है, अगर मैं उसका नाम बताऊं तो वो था कैकाबाद या कैकूबाद भी कहते हैं। उसका पुत्र था क्यूमर्स। बस आपने क्यूमर्स जो है नाम ध्यान रखना है। क्यूमर्स को जो है मौत के घाट उतार दिया था। किसने कर दिया था? फिरोज शाह खिलजी ने, या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने खिलजी वंश की जो है स्थापना की। इस तरह जो है आपके दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के उदय को थोड़ा सा हम दोबारा से देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सबको अब इतना पता लग चुका होगा। कुतुबुद्दीन किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। कब सुल्तान बना वो? 1206 में बना। टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1206 से लेकर 1290 तक का। इस वंश के शासकों को गुलाम वंश के सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी मोहम्मद गोरी के थे वो सभी के सभी दास थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मोहम्मद गोरी का अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो वो सारे जो गुलाम थे वो गुलामों को ही क्या अपनी संतान मानता था। तो इसलिए हम कहें कि किसने इस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे ये पूछा जाए लिखने के लिए भी और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कि अगर हम बात करें कि वास्तविक रूप से संगठित करने वाला कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जिसने 25 वर्षों तक शासन किया, संगठित भी किया। ठीक है, और इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री आई रज़िया सुल्तान, बहुत ही योग्य, बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन इसके पतन का जो कारण वो ये था कि क्या था कि ये एक महिला थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा योग्यता थी। वह पुरुषों की भांति जो है घोड़े पर सवार होकर युद्धों के मैदान में जाती थी। मैंने आपको अभी बताया इसका महिला होना, स्त्री होना ही इसकी जो है मृत्यु का कारण बना है। फिर जब रज़िया बेगम की मृत्यु हो जाती है, फिर से मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह ये गद्दी पर बैठते हैं, ये बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ये गद्दी पर बैठा। फिर ये जो था बहुत ही धार्मिक विचारों वाला सुल्तान था, लेकिन इसका जो प्रधानमंत्री था बलबन, जो मैंने आपको अभी बताया, बलबन जो था बहुत ज़्यादा योग्य था। इसने फिर से वो वाली जो है एक सत्ता स्थापित की जो पहले इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में थी। ठीक है, 1266 की अगर बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो है बलबन ने अपने आप को क्या करा? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आपको ये जो है सन याद रखना है 1266। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड को आपने ध्यान रखना है कि 1266 से लेकर बलबन का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1286। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड किसका रहा है? बलबन का रहा है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इसकी मृत्यु के बाद जो है इस दास वंश का जो है पतन शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो आज का हमारा मेन जो है ये वीडियो है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। ठीक है, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका कौन था? मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक ये संस्थापक था।
ठीक है। इसके माता पिता कैसे थे? इसके माता पिता तुर्क थे। किस में निवास करते थे? तुर्किस्तान में जो है ये निवास करते थे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बिछड़ गया था। फिर दास बनकर ये कहाँ ले गए इसको? निशापुर ले गए। कहाँ ले गए? दास बनाकर जो है कुछ जो है इसको निशापुर ले गए। और निशापुर का एक काजी था, काजी का नाम आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम है फकरुद्दीन। काजी क्या क्या नाम है? फकरुद्दीन जो है काजी का नाम है। जो इसने फकरुद्दीन ने जो है इसको खरीद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। काजी ने क्या किया? काजी ने अपने बेटों के साथ जो है इसी की शिक्षा का प्रबंध किया, कुतुबुद्दीन की शिक्षा का प्रबंध किया। शीघ्र ही उसको एक कुशल जो है इसने घुड़सवार बनाया, इसको एक तीरंदाजी वाला काम भी सिखाया। लेकिन आप कह सकते हो कि इसके साथ यहाँ दुर्भाग्य क्या होगा कि जो काजी था फकरुद्दीन, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्रों ने क्या किया? कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों फिर से बेच डाला। फिर आगे क्या हुआ? कुतुबुद्दीन को जब व्यापारी के हाथों में बेच दिया तो मोहम्मद गोरी जो इसका दास था, मोहम्मद गोरी ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ से खरीद लिया। यानी कि ये 2 बार खरीदा गया। एक किसके द्वारा खरीदा गया? फकरुद्दीन। फकरुद्दीन कौन था? काजी था। दूसरा कौन था? मोहम्मद गोरी। इसने इसे खरीद लिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शीघ्र ही अपनी योग्यता और ईमानदारी से अपने स्वामी का मन मोह लिया। मोहम्मद गोरी ने उसे एक सैनिक टुकड़ी का एक नायक बना दिया। सबसे पहले उसने क्या काम किया? एक सैनिक टुकड़ी का उसको नायक बना लिया। धीरे धीरे उन्नति करता हुआ उसे एक घुड़शाला का मुखिया बना दिया। अब घुड़शाला का मुखिया बना दिया तो उसको एक उपाधि भी दी, जो आपको उपाधि ध्यान रखनी है। नाम है आपका अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर घुड़शाला का क्या कहेंगे आप? इसको मुखिया कहेंगे। अखूर से आप कह सकते हो, अश्व से आप याद कर सकते हो। ठीक है। शीघ्र ही इसकी गणना बहुत ऊंचे पद पर होने लगी और ये कैसे इसने बहुत अच्छा अपना कर्तव्य दिखाए और मोहम्मद गोरी के साथ इसने युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया और इसकी सफलताएं जो है कदम चूम रही थी और ये सब चीज़ें जो है मोहम्मद गोरी देख रहा था। तो भारतीय प्रदेशों का इसको वायसराय इसने नियुक्त कर दिया। ठीक है। और जब इस पद पर ये रहा, वायसराय के पद पर रहा, उसने दिल्ली में, अजमेर में, मेरठ में, झांसी में, बुलंदशहर में, कौल में, रणथंभौर, गुजरात, कलिंजर, इन सभी के सभी प्रदेशों पर ऐबक ने जो है अपना विजय प्राप्त की। जब 1206 में जाकर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको अब डेट याद रखनी है। डेट क्या है? 24 जून 1206 को लाहौर के ये गद्दी पर ये बैठ जाता है और यहीं पर इसने एक उपाधि धारण की। 2 उपाधियां धारण की है, एक तो मलिक थी, एक थी सीप सलाहर। क्या थी? सीप सलाहर जो है इसने जो है उपाधियां धारण की। अब इसके टाइम पीरियड आपको याद हो गया होगा अब तक तो 1206 से लेके 1210 तक का जो शासन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अभी तो हमने इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना है और मुझे उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा और अगर आपने लिखना है तो आराम से आप लिख भी सकते हैं। आप जो है कहानी की तरह आपने इस चीज़ को समझा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयाँ देखते हैं, कठिनाइयाँ क्या क्या हुई। अब ऐसे इसको एकदम से गद्दी नहीं मिल सकती है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी भी इंसान को, तो इसने भी बहुत कुछ झेला था। वो देखो, मोहम्मद गोरी की जैसे ही मृत्यु हुई तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ वो बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी कोई संतान तो थी नहीं मोहम्मद गोरी की, मैंने आपको बता दिया है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले इसने कोई भी घोषणा नहीं की थी कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सिर्फ और सिर्फ गुलाम था। इस्लाम के अनुसार क्या बात की जाती है कि कोई भी जो गुलाम है वो सुल्तान नहीं बन सकता। ठीक है। और एक और बात, गजनी पर मोहम्मद गोरी का एक और दास बैठा था जिसका नाम था, इसका और सेनापति भी था, ताजुद्दीन यल्दोज। यल्दोज के नाम से आप जान सकते हो। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अधिकार इसने किया कि भाई मैं सुल्तान बनूंगा। ठीक है। और वो इतना सक्षम था कि मोहम्मद गोरी जब जीता हुआ था, मतलब कि जब वो जीवित था तो जीवित रहते हुए भी वो भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार समझता था। मतलब कि अपने सेठ के होते हुए भी वो भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार समझता था। इस प्रकार सिंध और मुल्तान के गवर्नर नासरुद्दीन गुबाचा, ठीक है, ये आपको अलग अलग जो है आपको यहाँ पे दास बताए गए हैं। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सेकंड कौन था? सेकंड था आपका यल्दोज। तीसरा जो था आपका कौन था? वो था नासरुद्दीन गुबाचा। ये कौन था? ये सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। बंगाल और बिहार का सूबेदार कौन था? अली मर्दान। ये 4 ऐसे थे जो मेन आपके क्या थे? दास थे। किसके थे? मोहम्मद गोरी के दास थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग दास थे और इन्होंने स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दिया। ठीक है।
और इसी समय जो है ख्वारिज़्म का शासक आया अलाउद्दीन मोहम्मद भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। एक अलग शासक पांचवा भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो भारत के हिंदू शासक भी ऐबक के लिए क्या बन सकते थे, खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी, लेकिन उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सभी को परास्त किया, जिन जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, चाहे वो यलदौज हो, चाहे वो अली मर्दान हो, ठीक है, चाहे वो नसरुद्दीन कुबाचा हो, चाहे वो आपका अलाउद्दीन मोहम्मद हो। इन सभी को इसने पछाड़ा और ये गद्दी पर बैठा और अपनी समस्याओं का इसने निवारण किया। अब बात करेंगे हम इसकी सफलताओं की। सबसे पहले जो है इसने गजनी पर विजय प्राप्त की, जिस पे यलदौज बैठा था, ठीक है। सबसे बड़ा इसका शत्रु था, मोहम्मद गोरी का ये दास था, ताजुद्दीन यलदौज। इसने इस पर अटैक किया, ठीक है। अब योजना बना ली। यलदौज कैसा था, मोहम्मद गोरी का दास, सेना नायक। गोरी की मृत्यु के बाद इसने अपने किस पे अधिकार किया था, गजनी पर अधिकार किया था और अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र शासक इसने क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था, ठीक है। और इसने नासरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके इसने मुल्तान पर भी जो है अधिकार करने का प्रयास किया। यलदौज की बढ़ती हुई ऐबक के लिए खतरे की घंटी थी। ऐबक एक विशाल सेना लेकर गजनी की ओर रवाना हो गया। गजनी की भूमि पर कदम रखते ही वहां की जनता ने उसका स्वागत किया। ध्यान से सुनिए, जब वो गजनी पर पहुंचा तो गजनी की भूमि पर पहुंचते ही जनता ने वहां का स्वागत किया, क्योंकि वहां की जो जनता थी ना, वो यलदौज से तंग आ चुकी थी, जो उसका शासक था। तो फिर क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। यलदौज को यहाँ पे पराजित कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और गजनी पर इसने अपना अधिकार कर लिया। 40 दिन के बाद यलदौज ने गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद कभी भी तुर्क सुल्तान से युद्ध मोल लेने का खतरा नहीं उठाया। नेक्स्ट है इसके वैवाहिक संबंध, इसने बहुत बढ़िया बनाए हैं, ठीक है। ये भी देखने वाली बात है कि इतना होने के बाद भी विवाह भी हो रहे हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने शक्तिशाली तुर्क सरदारों के साथ बहुत अच्छे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। यलदौज, जिसको वो भी पछाड़ रहा था गजनी के लिए, उसकी पुत्री से इसने विवाह किया, ठीक है। और नासरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और अब वह गोरी के अन्य प्रदेशों को भी अपने आधिपत्य में लेना चाहता था। जो इसका था ना दास था नासरुद्दीन कुबाचा, वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि भाई मुल्तान और सिंध पर उसने अधिकार किया और वो साथ साथ ये भी क्या सोच रहा था कि मैं और जो है और प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लूँ। परंतु ऐबक ने अपनी बहन का विवाह, अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह अब किससे कर दिया, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। उसे केवल ऐसे करने से ना रुका, बल्कि अपनी स्थिति को और शक्तिशाली बना लिया, ठीक है। एक की पुत्री से विवाह कर लिया, एक अपनी बहन से उसका विवाह कर दिया, बात खत्म, ठीक है। और उसने अपनी बेटी का विवाह किससे करवा दिया, बदाऊं के सूबेदार इल्तुतमिश के साथ। अभी आपको समझ आया कि ये कौन था, इल्तुतमिश इसका दामाद था। ये कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का जो है ये सूबेदार था। इसके साथ इसने विवाह कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इस तरह जो है अपनी इस स्थिति को इसने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। नेक्स्ट है इसकी दास्ता से इसने मुक्ति करी है, ठीक है। दास होना इसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और क्योंकि एक था कि इस्लाम में अगर कोई दास है या कोई सुल्तान है, दास है या गुलाम है, वो सुल्तान नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसने ये बहुत ज़्यादा प्रयास किया। मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था फिरोज कोमे, उसने अंतिम समय वो काट रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके पास गया, वहाँ से एक मुक्ति पत्र लिया और वहाँ से अपने आप को दास्ता से मुक्त भी करवाया, ठीक है। और ऐबक को वहाँ पर क्या दिया गया, वहाँ पर 2 आवश्यक चिन्ह भी दिए गए, छत्र दिया गया, दंड भी दिए। ऐबक का सुल्तान में दिल्ली की जो है अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है बंगाल की अधीनता इसने स्वीकार करी। कैसे, बख्तियार खिलजी कौन था, बंगाल का उस समय शासक था, सूबेदार था। 1206 में एक अन्य खिलजी सरदार, अभी पीछे नाम आया भी था आपके लिए, अली मर्दान खान ने उसका वध करके बंगाल की राजधानी क्या थी उस समय, लखनौती पर इसने अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र शासक की तरह इसने शासन भी किया। बंगाल के कुछ खिलजी सरदारों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अली मर्दान को हटा दिया और उसको अलग कारागार में डाल दिया, और अब उसके स्थान पर किसको बिठा दिया, उसके स्थान शेरा को बिठा दिया, मोहम्मद शेरा को जो है गद्दी पर बिठा दिया। और अली मर्दान जेल से भागकर दिल्ली पहुंचा और उसने ऐबक से बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की, और ऐबक ने फिर से क्या किया, तुरंत ही शक्तिशाली सेना भेजी और बंगाल में विद्रोही सेना को, सरदारों को परास्त किया और अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बना दिया, यानी कि मोहम्मद शेरा यहाँ पर हार गया।
अली मर्दान ने सुल्तान की अंधता स्वीकार कर ली क्योंकि ये इसके अंडर आ गया था, और एक निश्चित मात्रा में इसको टैक्स देना स्वीकार कर दिया, और बंगाल की शांति की स्थापना भी, इससे भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। ऐबक ने क्या किया है, ऐबक ने अपने हिंदू सरदारों का भी दमन किया है, बहुत ही कुशलता से जो है इस चीज़ का दमन किया है, जो उसकी सत्ता को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। सरदारों ने एकता की जो ऐबक की जो है अधीनता स्वीकार कर ली, तो निश्चित मात्रा में उनको राज कर भी दिया, जजिया कर भी दिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। और ऐबक ने क्या किया, उनको भूमि का स्वामी बने रहने दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुओं को आतंकित करने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा, बहुत ज़्यादा लूटपाट भी की। सुल्तान की इस प्रकार की कार्रवाई से हिंदुओं का साहस एकदम से बिल्कुल टूट चुका था। इसकी कुछ प्रशासनिक जो है सफलताएं भी हैं, बहुत ही अच्छा सेनापति था, सारी के सारा शासन इसका जो है सैनिक शक्ति पर आधारित था, कुशल शासन प्रबंधक भी था। 4 वर्ष के छोटे से शासनकाल में वो ज़्यादातर समय युद्धों में ही क्या था उलझा रहा। इसने अपने प्रशासन को संगठित किया, राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने की ओर भी इसने ध्यान दिया है, निष्पक्ष न्याय करता था। यानी कि क्या था, निष्पक्ष कैसे था कि शेर और जो बकरी है यहाँ पर एक ही घाट का पानी पीते थे, बहुत बड़ी बात है। कला और साहित्य का प्रेमी भी था, बहुत ज़्यादा कला और साहित्य से ये प्यार करता था, नए नए भवन बनाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, जब 1192 में किसकी लड़ाई हुई थी, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो जामे मस्जिद है और कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है इसने करवाया। ठीक है, और यह मस्जिद उसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में क्या थी, यहाँ पर बनवाई थी। ठीक है, और इस मस्जिद का इबादत खाना भी सुंदर बना हुआ है। ऐबक ने अजमेर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, और केवल 2.5 दिन में ही इस झोपड़े को तैयार किया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। ऐबक ने दिल्ली के निकट एक मेहरौली नामक स्थान है, वहाँ पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ करवाया था। इसने निर्माण आरंभ कराया था, बनवाया नहीं था, ध्यान रखेंगे। निर्माण को किसने पूरा किया था, श्रेय जो जाता है इसके दवान इल्तुतमिश को जाता है, विद्वान भी था। और अगर इसके विद्वानों की बात करें, जो इसके दरबारी विद्वान थे, जिनका नाम था हसन निजामी और फ़खरुद्दीन, ध्यान रखेंगे, फ़खरुद्दीन और हसन निजामी। अब बात करेंगे हम ऐबक की मृत्यु कैसे हुई है। ऐबक की मृत्यु जो हुई है, ऐबक ने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया है। टाइम पीरियड आपको फिर से बता रही हूँ, 1206 से 1210 तक का। 1210 में लाहौर में क्या हो रहा था कि पोलो खेल रहा था, जिसको चौगान कहते थे। तो घोड़े पे चढ़ के ये पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, और लाहौर में ही इसको दफनाया गया। और ये क्या कर रहा था, जब इसका लास्ट टाइम चल रहा था, तो राजपूतों के विरुद्ध इसने कार्रवाई ये करना चाहता था, क्योंकि वो उस समय स्वतंत्र होने के क्या कर रहा था, प्रयास कर रहे थे। जो ये कौन थे, हमारे राजपूत थे। ऐबक अपनी जो है अनायास मृत्यु के कारण ऐसा ना कर सका। वास्तव में आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अभी तक आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का एक महान संस्थापक था, बिल्कुल था, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ठीक है, पहले किसने क्या किया, काजी के हाथ गया, फिर मोहम्मद गोरी का दास बना। ठीक है, और अपने जो हैं और जो दास हैं, जसिंद और मुल्तान का हो, गजनी का हो, उनसे लड़ा, उन किसी की पुत्री से विवाह किया, किसी की बहन दी, किसी को अपनी बेटी दी। ठीक है, और किस तरह जो है उसकी जर्नी रही है 1206 से 1210 की। यही हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इतना ही आपको लिखना है। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है, तो अब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बुक करवाऊँगी आपके BA सेकेंड ईयर की, जो अभी अभी आई है NEP के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए बुक, मेडिवल हिस्ट्री की। अगर आप अपना आगे करियर भी बनाना चाहते हैं, MA हिस्ट्री करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ना शुरुआत अभी से की जाए। तो चलिए, वीडियो के एंड तक आप बने रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। तो अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम आप लाइक करेंगे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा करें आपके एजुकेशनल ग्रुप, सब्सक्राइब तो अब आप कर ही देंगे। ठीक है, और कमेंट में आप सब ने, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसी आपको शुरुआत लगी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और आपको एक और बात बता दूं, अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, अब कुछ भी स्किप नहीं होगा। हम जो है डेली अब अपनी क्लासेस चलेंगे। बीच में थोड़ा सा मुझे काम हो गया था, तो इस वजह से मैं आपकी क्लासेस जो है मेरे चैनल पर नहीं ले पाई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे अब आपका बिल्कुल अच्छे से काम आपको दिया जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड
टेक केयर।